हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 51 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दिए थे और इसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। साथ में मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो सेशन रहेगा वो कौन से मैथ का रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। और यहाँ पर पहले आपको खुद आंसर देना है, देन आपको वीडियो देखना है। तो देखिए यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विच इज सिमेट्रिक। यानी कि आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आपको डिमेंशन यहाँ पर बतानी है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका वेक्टर स्पेस बनाता है। देन हमें यहाँ पर इसकी डिमेंशन बतानी है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब आपको मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक दे रखी हो और इसमें आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिमेंशन निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब यहाँ पर आपके पास n क्या है, n आपके पास 3 है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास 2 2 जा 4, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा। यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डिमेंशन है वो आपके पास 6 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सीधा ही जो है वो दे रखा है कि आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये जो है वो आपके पास वेक्टर स्पेस बनाता है और इसकी डिमेंशन बतानी है। तो जब आपको यहाँ पर फील्ड ना दे रखी हो तो आपको रियल नंबर फील्ड जो है वो लेके चलनी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर फील्ड आपके पास गिवन होती, मेंशन होता कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की फील्ड है, तो वहां पर आपको क्या करना है कि जो आपके पास डिमेंशन आएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो डबल हो जाती है। कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। जब हम इसका डबल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इसकी डिमेंशन हो जाती है। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमने कल क्वेश्चन किया ही था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपके पास n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। और यहाँ पर जब आपके पास ये तो रियल नंबर की जब फील्ड हो और जब कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड हो तो हम इसका डबल करेंगे। डबल करोगे तो आपके पास n इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। यानी कि हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे और इसमें से हमें बताना है कौन सा सबस्पेस नहीं बनाता है। तो देखिए मैंने आपको सीधी कुछ टिप्स यहाँ पर दी थी जिसमें आपको ये ध्यान रखना था कि कौन सा सबस्पेस बनाता है कौन सा नहीं बनाता है, क्योंकि चेक करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए जहां पर भी आपका 0 कंटेन कर जाए वो आपका सबस्पेस बनाता है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपका क्लोज्ड भी होता है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आपका क्लोज्ड भी बन जाता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई एक वेक्टर इस टाइप का ले लेती हूँ x1 0 0 और दूसरा मैं यहाँ पर x2 0 0 ले लेती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x1 प्लस में x2 0 0 यही बनेगा। तो ये आपकी इसी टाइप की फॉर्म आ जाएगी। x1 प्लस x2 भी एक रियल नंबर ही है, तो इसी टाइप की फॉर्म आ जाएगी। और सेम आपका यहाँ पर एडिशन भी हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो वो भी आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पर जब आप कोई भी एक रियल नंबर यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी आपका ये क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। तो जब आपके पास 0 0 कंटेन हो जाता है तो वो आपके पास क्या होता है, सबस्पेस बनाता है। यहाँ पर नेक्स्ट बी जो दे रखा है इसमें हमारे पास क्या है, ए है, ए प्लस बी है और माइनस ए प्लस 2b। तो इस टाइप की फॉर्म भी अगर आपको गिवन हो तो ये भी आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास वेक्टर स्पेस का सबस्पेस बन जाता है। उसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन देखिए, सी में हमें दे रखा ए माइनस बी और बी। इस टाइप की फॉर्म भी आपके पास क्या बन जाती है, सबस्पेस बन जाती है। जब आप यहाँ पर चेक करोगे तो जब ए की वैल्यू जब हम बी के इक्वल लेंगे तो ए माइनस बी आपके पास यहाँ पर 0 बन जाएगा, 0 कंटेन कर रहा है तो ये आपका सबस्पेस बन जाएगा और ये क्लोज्ड भी हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, बाकी आप सीधा याद रख सकते हैं। अब देखिए ये जो डी है इसमें आपके पास जब हम कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं तो यहाँ पर ये 0 तो बन जाता है, तीनों में 0 बन जाता है। एडिशन में भी आपका यहाँ पर ये जो है वो क्लोज्ड हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, तो अगर हम कोई भी रियल नंबर मान लीजिए के पास क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब हम चेक करेंगे तो हम यहाँ पर कोई भी एक सी नंबर लेते हैं जो कि आपका यहाँ पर क्या होगा, ये सी आपके पास कोई भी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लेना है, ए बी सी तो हमारे पास इंटीजर होंगे, सी हम कोई भी एक रियल नंबर लेंगे, उस रियल नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन कराएं तो वो इंटीजर्स में जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर सी कोई एक नॉन इंटीजर नंबर लेंगे और उनके इंटीजर्स के साथ मैं यहाँ पर सिंपल ए ले लेती हूँ तो वो आपका बिलोंग नहीं करेगा
इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर्स के अंदर नहीं जाएगा तो मतलब यहाँ पर ये क्लोज्ड नहीं होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कंडीशन आपके यहाँ पर ट्रू नहीं होगी क्योंकि ये आपका सबस्पेस नहीं बनाएगा। तो नोट का आंसर आपका नोट ही हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे सबस्पेस बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें 54 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस सी की पावर 4 आर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास डायमेंशन क्या होगी, मैं आपको सारा बता देती हूँ। जब आपके पास सी ओवर आर की डायमेंशन पूछी जाए तो आपके पास दो होती है। सी स्क्वायर की अगर आपको डायमेंशन पूछी जाए तो इसकी यहाँ पर जो डायमेंशन होती है वो 4 होती है। अगर आपके पास सी की पावर 4 आर की डायमेंशन अगर आपसे पूछी जाए तो 4 इंटू 2 होता है, क्योंकि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ए और बी दो, क्योंकि आपके पास फॉर्म क्या होती है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म होती है, तो दो रियल नंबर की जरूरत होती है। तो 4 इंटू में 2 आपके पास यहाँ पर जो है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स इज अ बेसिस फॉर आर क्यूब। हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा जो है वो आपके पास बेसिस बना रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर वन बाय वन चेक करूंगी। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है 1 2 3, फिर हमें दे रखा है 3 5 7। मैं चेक करके बता देती हूँ अलग से। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है 1 2 3, फिर हमें दे रखा है 3 5 7, हमें दे रखा है 5 8 11। तो हम इसका डिटर्मिनेट सॉल्व करेंगे। जब डिटर्मिनेट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगी तो वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट होता है, और बेसिस बनाने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बनेगा आपके पास 55 और ये बनेगा 56, फिर -2, यहाँ पर 2 को एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका बनेगा 33 और ये बनेगा आपका 35। फिर हम यहाँ पर +3 को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 24 बनेगा, माइनस में 25 बनेगा। तो देखिए 55 में से यहाँ पर 56 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 2, -2 का यहाँ पर -2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, और किसका, माइनस का, और 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन -3, तो मतलब माइनस का 4 प्लस का 4, 0 आ गया। तो मतलब ये जो है वो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये आपका बेसिस नहीं बनाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं, मैं आपको यही करवा देती हूँ, इसका हमें डिटर्मिनेट ही सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 1 0 1, उसके बाद 1 0 1 0, फिर हमारे पास -1 0 और 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 1 को एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये आपका 1 हो जाएगा, -0 यानी कि 1 -0 बनेगा। -0 को एक्सपेंड करेंगे, जो मर्जी हो 0 ही बनेगा। फिर यहाँ पर हम +1 को एक्सपेंड करेंगे तो 1 को एक्सपेंड करेंगे, ये 0 बन जाएगा, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, प्लस में यहाँ पर 1 बनेगा, तो 1 1 2 जो कि डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड हमें क्या दे रखा है, थर्ड में आगे करवा देती हूँ। थर्ड हमें दे रखा है यहाँ पर, थर्ड में हमें दे रखा है 1 2 3, फिर हमें दे रखा है 2 3 4, 1 2 3 2 3 4, फिर 2 4 7, 2 3 4 और फिर हमें दे रखा है 2 4 7। इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू सोल्व करो तो देखो यहाँ पर 1 को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 21 माइनस में 16, -2 को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 14 माइनस 8, 14 माइनस में 8, प्लस में 3 को एक्सपेंड करेंगे, 3 को एक्सपेंड करेंगे तो 8 माइनस में 6, 8 माइनस 6, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पर आपके पास 5 बचेगा, यहाँ पर आपके पास जो है वो 14 में से 8 जाएगा 6 और 6 दूनी 12, माइनस का यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 और 3 मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 माइनस में 12 यानी कि -1 बचा यहाँ पर, डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये आपके पास -1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, आपके मतलब ये भी आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर सेकंड, तो सेकंड एंड थर्ड आपके पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि लेट E1 E2 E3 डिनोट्स द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R क्यूब।
यानी कि E1 E2 E3 हमें क्या दे रखी, स्टैंडर्ड बेसिस दे रखी R क्यूब के लिए। देन हमें यहाँ पर एक लीनियर कॉम्बिनेशन में ये वेक्टर दे रखा है E2 और E3, दो हमें यहाँ पर ये वेक्टर दे रखे हैं, इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर R क्यूब, यानी कि ये हमें 3 ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दे रखे हैं R क्यूब के लिए। और यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन पूछी हुई है कि इनमें से कौन सी कंडीशन बनेगी कि ये आपका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनेगा, और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ये बनेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी। तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि E1 E2 E3 जो है ये आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस है, तो E1 क्या होता है, E1 आपके पास होता है 1 0 0 होता है। E2 आपके पास क्या होता है, E2 आपके पास 0 1 0 होता है। और E3 आपके पास क्या होता है, E3 आपके पास 0 0 1 होता है। ये आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस होती है, क्या होती है, स्टैंडर्ड बेसिस होती है फॉर R क्यूब के लिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन करवाती हूँ। मुझे यहाँ पर पहला वेक्टर क्या दे रखा है, जैसे आपको बेसिस जो दे रखे हैं, ये हमें दे रखा है AE1 प्लस में BE2 प्लस में हमें दे रखा है CE3। अब अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं तो आपके पास यहाँ पर ये स्टैंडर्ड बेसिस है, तो मतलब ये R क्यूब में आपके पास ये ABC वेक्टर को बना देगा। ठीक है, ये ABC वेक्टर यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि E1 की जगह पर मैं जब यहाँ पर 1 0 0 रखूंगी, जब यहाँ पर हम बनाएंगे तो ये ABC वेक्टर आपका कंप्लीट यहाँ पर इससे बन जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है कि आपके पास वेक्टर्स जो होते हैं वो आपके पास फर्स्ट कंडीशन होती है कि वो ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल का मतलब है कि अगर हम दो वेक्टर लेते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। सेकंड कंडीशन आपके पास होता है कि ये यूनिट वेक्टर बनते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर जो वेक्टर होता है, जैसे ए वेक्टर है, उसकी मॉडुलस वैल्यू आप सीधा कर सकते हो, उसकी वैल्यू जो 1 आती है। अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस के तरीके से बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ऑफ ए जो है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये ऑर्थोगोनल होता है और ये यूनिट वेक्टर बनते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है कि ये जो आपके पास, ये मैंने इसको क्या बना लिया, ABC बना लिया। तो यहाँ पर ये ABC और फिर हमें यहाँ पर E2 और E3 ये हमें दे रखे हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल है। इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन ऑर्थोगोनल की कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, तो इसका मतलब ABC जो है इसकी डॉट प्रोडक्ट E2 के साथ, E2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 1 0, तो यहाँ पर ये 0 1 0 होगी, तो मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 0 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा है कि ऑर्थोनॉर्मल है, मतलब फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करवाऊं तो ये 0 बन जाएगा, b इंटू 1 करेंगे तो b आ जाएगा, कंपेयर करवाओगे तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो है वो हम सेकंड एलिमेंट यहाँ पर लेंगे ABC की मल्टीप्लीकेशन E3 के साथ, और E3 मेरे पास 0 0 1 हो जाएगा, ये आपके पास क्या आएगा, 0 0 0 आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ से C की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो C की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब मैं यहाँ पर जो है वो आपको, जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि ABC जो है ये आपके पास, ये फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास दो कंडीशन आ गई कि B और C की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, 0 बन गई। तो B और C की वैल्यू अगर हमारे पास 0 बन गई, इसका मतलब यहाँ पर A 0 0 ये मेरे पास ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो आपके पास ये बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर यूनिट वाली कंडीशन चेक करूंगी, तो यूनिट वाली कंडीशन जब मैं चेक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर इसका जो है वो आपके पास मॉडुलस की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब यहाँ से जो है वो आपके पास जब मॉडुलस हम यहाँ पर निकालते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, रूट ऑफ यहाँ पर बनेगा a स्क्वायर प्लस में 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगी। इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएगी। बाई ऑप्शन हम यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है और b और c की वैल्यू जो है वो मेरे पास 0 है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बाद देखिए यहाँ पर 57 में हमें क्या दे रखा है, 57 नंबर में हमसे पूछ रखा है कि विच इज एन ऑर्थोगोनल सेट। हमें ये बताना है कि कौन सा ऑर्थोगोनल सेट है। ऑर्थोगोनल सेट में क्या होता है, जो भी वेक्टर आपको गिवन होगा उनकी डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ऑर्थोगोनल अभी मैंने आपको बताया, ऑर्थोगोनल क्या होता है कि आप जब दो वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन करो तो वो 0 बनना चाहिए। अब बाई ऑप्शन आपको यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इन दोनों की, पहले मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाती हूँ तो 1 की 1 के साथ करवाऊंगी तो 1 होगा। अब जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एलिमेंट्स इस तरीके से हैं,
जैसे यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में है, जैसे मैंने यहाँ पर ए बी और सी लिया, और यहाँ पर जो है वो, चलो मैं ये एग्जाम्पल लेके ही आपको करवा देती हूँ। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा 1 0 1। मैं यहाँ पर सेकंड एलिमेंट लेती हूँ, इसकी डॉट प्रोडक्ट करवाती हूँ 1 0 -1। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 की 1 के साथ, फिर यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, 0 का 0 के साथ, फिर यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो मतलब ये दोनों जो है वो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है। फिर हम इन दोनों को चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को चेक करेंगे, तो ये 0 बनेगा, 1 का 0 के साथ 0 बन जाएगा, 0 का 1 के साथ 0 बन जाएगा, 1 का 0 के साथ 0 बन जाएगा। मतलब सारे ही जो है वो क्या आ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट जब कर रहे हैं 0 बन रहा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप अपनी मर्जी से यहाँ पर चेक भी करके देख सकते हैं, आपका यहाँ पर 0 नहीं बनेगा किसी एक में, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 58 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब वही सेम आपको ऑर्थोनॉर्मल सेट हमें चेक करके बताना कि कौन सा नहीं बनेगा, वही आपको सेम कंडीशन चेक करनी है। अब ऑर्थोनॉर्मल चेक करना है तो आपको यूनिट वेक्टर भी आपको देखना है कि आपका यूनिट वेक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे पहले हम ऑर्थोगोनल कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पर देखो 0 बनेगा, ये 0 बन जाएगा, 0 मतलब ओवरऑल 0 बनेगा। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। जब फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0, मतलब ये ऑर्थोगोनल तो है। सेकंड, जब हम यहाँ पर यूनिट चेक करेंगे तो यूनिट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जब मैं इसका यूनिट निकालूंगी तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो 1 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर होगा, तो मतलब ये 1 आ गया। अब ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो ऑर्थो नॉर्मल सेट होता है, ये वैसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी, ये आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस है, यानी कि ये E1 का काम करता है, ये E2 और ये E3, तो ये आपके पास ऑर्थो नॉर्मल होती है। तो फर्स्ट तो आपकी होती है, हमें नोट में बताना कि कौन सी नहीं होती। सेकंड में इसमें भी जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन तो आपकी सबकी 0 बन रही है। अगर हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग करें तो यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 बनेगा, फिर 0, फिर यहाँ पर 1/2 बनेगा, ऐड करोगे तो ओवरऑल 1 बन जाएगा। फिर इसका चेक करोगे, ये भी 1 होगा, इसका करोगे ये भी 1 बन जाएगा, यूनिट वेक्टर भी बन रहा है, ये भी आपका ऑर्थो नॉर्मल सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखा 3 का -4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस का 12 होगा, ये आपका यहाँ पर 0 बन जाएगा, फिर यहाँ पर जो है वो प्लस का 12 होगा, तो ओवरऑल आपका 0 बन जाएगा। यहाँ पर जब चेक करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0, ये 0, तो ये भी 0 हो रहा है। फर्स्ट और थर्ड का करोगे तो 0 0 और 0, मतलब ये आपका ऑर्थोगोनल तो बन रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशन चेक करती हूँ यूनिट की, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा, एंड 4 का स्क्वायर 16 होगा, जो कि आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, 25 बन रहा है। और 25 का जो रूट है वो आपके पास क्या होगा, 25 का रूट आपके पास यहाँ पर 5 आएगा। तो मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर यूनिट वेक्टर ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा, इसका मतलब ये आपका ऑर्थो नॉर्मल सेट भी नहीं बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये ऑर्थोगोनल बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9/25 बनेगा, 9/25, फिर यहाँ पर 0 का 0 हो जाएगा, फिर 16/25 बनेगा, तो ओवरऑल आपके यहाँ पर क्या बनेगा, 25/25 बनेगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो आपको यहाँ पर चेक करनी है। और रूट जब आप करोगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर निकालती हूँ मोड ऑफ, जैसे हम यहाँ पर करते हैं मोड ऑफ जेड जो a + i b होता है, इसमें भी आप चेक करके देख सकते हो। इसकी अगर हम यूनिट मोड निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, a² + में b² का रूट ही होता है। वैसे यहाँ पर इनर प्रोडक्ट में होता है u का, जब हम नॉर्म निकालते हैं तो √u² होता है, ठीक है। तो बस यही चीजें जो है वो आपको यहाँ पर लगा के देखनी है। तो ऑर्थोनॉर्मल के लिए आपको सबसे पहले जो है वो ऑर्थोगोनल चेक करना है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, और फिर आपके पास यहाँ पर यूनिट वेक्टर, यानी कि जब आप उसकी मॉडुलस वैल्यू निकालो तो वो आपके पास 1 आ जाए, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। नेक्स्ट देखिए 59 क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ R की पावर 4R, यानी कि W जो है वो सबस्पेस है इस वेक्टर स्पेस का। यहाँ पर V की जो डिमेंशन अगर मैं आपसे पूछूं, यानी कि V हमें क्या दे रखा है, R की पावर 4 ओवर R हमें यहाँ पर दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर डिमेंशन ऑफ V निकालूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 4 बनेगा।
उसके बाद में ये जनरेट हो रहा है u1 वेक्टर और u2 वेक्टर से। अगर ये दो से जनरेट हो रहा है इसका मतलब बेसिस में आपके पास दो एलिमेंट है। अगर इनसे जनरेट हो रहा है तो ये जो बेसिस है ये आपके पास सबस्पेस जो W होगा उसी का यहाँ पर डिमेंशन बन जाएगा। तो यहाँ पर डिमेंशन ऑफ W अगर आपसे कोई पूछे तो वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये दो वेक्टर से जनरेट हो रहा है। तो W की जो यहाँ पर आपके पास डिमेंशन बनेगी वो 2 बनेगी। देन हमें यहाँ पर डिमेंशन ऑफ यहाँ पर W जो उल्टा T लिख रखा है ये आपका कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट बताया था, मैंने आपको जब डेफिनेशन कराई थी कि अगर ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, एक वेक्टर स्पेस है, देन इसके अंदर आपके पास एक W सब स्पेस है, देन आपके पास एक ऐसा W डैश या W T यहाँ पर T दे रखा है, उल्टा T है, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट आपका एग्जिस्ट करता है। कब? जब ये जो V है वो इन दोनों के क्या लिखा जा सके, लीनियर कॉम्बिनेशन में या डायरेक्ट सम में जो है वो यहाँ पर ये लिखा जा सके। तो जब इन दोनों के डायरेक्ट सम में ये लिखा जा सकता है तो ये आपके पास क्या बनता है, ये जो W2T जो है ये आपका W के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस बनता है। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री स्पेस होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी डिमेंशन जब हम निकालते हैं तो हमें V से क्या करना होता है, डिमेंशन ऑफ V में से हम यहाँ पर डिमेंशन ऑफ W को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो V की डिमेंशन हमारे पास 4 है, W की डिमेंशन 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि लेट U एंड V बिलोंग्स टू V, देन नॉर्म ऑफ U प्लस V, यानी कि नॉर्म ऑफ U प्लस V लेस देन इक्वल्स टू दे रखा है नॉर्म ऑफ U प्लस में नॉर्म ऑफ V, दिस रिजल्ट इज नोन एज। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सारी इनइक्वालिटी जितने भी आपके पास नेमिंग थ्योरम्स होगी, सारी इनइक्वालिटी जो हो गई नेमिंग, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 61 में हमें दे रखा है कि लेट U एंड V बी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि U और V जो है वो आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं इन इनर प्रोडक्ट स्पेस में। देन हमें यहाँ पर U प्लस V के नॉर्म का होल स्क्वायर हमें बताना है किसके इक्वल होगा। तो ये जो है वो आपके पास इक्वल होता है नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर प्लस में नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर। तो ये चीज आपको नोट करनी है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट 62 क्वेश्चन में पूछ रखा है कि लेट U एंड V बी ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल और यूनिट वेक्टर बनते हैं इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन हमें यहाँ पर बताना है कि नॉर्म ऑफ U माइनस V जो है ये आपके पास क्या आएगा। तो देखो ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन यहाँ पर बन रही है। अब अगर हमें यहाँ पर U माइनस V के नॉर्म का यहाँ पर ये निकालना है तो आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाना होगा। U माइनस V के नॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, देख लीजिए हमारे पास क्या होता है, रूट ऑफ, यहाँ पर रूट आएगा और आपके पास इनर प्रोडक्ट होगा U माइनस में V, ये आपके एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, U माइनस V कोमा U माइनस V का इनर प्रोडक्ट हमें यहाँ पर निकालना है। अब इनर प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट ही है। अब यहाँ पर जब हम इनके डॉट प्रोडक्ट करेंगे यानी कि U माइनस में V, फिर डॉट में हमारे पास क्या होगा, U माइनस में V होगा, इसका यहाँ पर जो है वो अंडरूट लग जाएगा। अब जब मैं इसको यहाँ पर इसके साथ लिखूंगी तो मेरे पास ये क्या होगा, देखो U डॉट में मेरे पास U माइनस में V होगा, फिर यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, फिर मेरे पास V डॉट में U माइनस में V होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर पूरे का क्या होगा, अंडरूट होगा। उसके बाद यहाँ पर जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो U डॉट U क्या हो जाएगा, U स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं U डॉट U। माइनस में यहाँ पर U डॉट V होगा, फिर माइनस में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो V डॉट U होगा, और फिर माइनस में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आपके पास यहाँ पर V डॉट V होगा, और पूरे का क्या चल रहा है, रूट चल रहा है। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास कोई भी दो वेक्टर अलग वेक्टर होते हैं तो आपके पास यहाँ पर U डॉट V है तो वो आपके पास 0 बनता है, लेकिन U डॉट U जो होता है वो आपके पास 1 होता है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, 1 बनेगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1 और पूरे का रूट, तो 1 प्लस 1 2 और पूरे का क्या चल रहा है, रूट चल रहा है, तो अंडर रूट 2 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि लेट U एंड V बी एलिमेंट्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि U और V जो है वो आपके पास दो एलिमेंट है इनर प्रोडक्ट स्पेस के, सच दैट हमें यहाँ पर नॉर्म ऑफ U की वैल्यू दे रखी है, नॉर्म ऑफ V की वैल्यू दे रखी है, और हमें यहाँ पर नॉर्म ऑफ U प्लस V की वैल्यू हमें दे रखी है। देन हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, नॉर्म ऑफ U माइनस V के नॉर्म ऑफ U माइनस V की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैरेललोग्राम लॉ होता है। वो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है कि U प्लस में V के नॉर्म का होल स्क्वायर
प्लस में होता है हमारे पास u माइनस में v के नॉर्म का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 कॉमन ले लेती हूँ, u का नॉर्म का स्क्वायर प्लस में v के नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास u प्लस v की जो वैल्यू है, नॉर्म की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 8 दे रखी है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। प्लस में ये एज इट इज रखोगे u माइनस v के नॉर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर देखिए 2 एज इट इज आ जाएगा। u का नॉर्म u का नॉर्म हमें 3 दे रखा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में ये 5 दे रखा, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 आपके पास यहाँ पर 34 हो जाएगा। और 34 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 68 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर u माइनस में v के नॉर्म का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर 64 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 4 बचेगा। मतलब u माइनस में v के नॉर्म का जो स्क्वायर है वो आपके पास 4 आ गया, तो मतलब इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस 2 आएगी। और यहाँ पर जो है वो आपके पास ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो ये आपके पास जो है वो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 64 में हमें क्या पूछ रखा है कि लेट u एंड v बी नॉर्मल वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस v, यानी कि u और v जो है वो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस v में। देन हमें यहाँ पर दे रखा है कि u प्लस v का नॉर्म 1 दे रखा है और u माइनस v का नॉर्म हमें बताना है कि ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास अगर मैं u के नॉर्म की अगर मैं बात करूं, यानी कि नॉर्मल वेक्टर में आपको पता है यूनिट वेक्टर होंगे, इसका मतलब नॉर्म ऑफ u की वैल्यू 1 आएगी। और अगर मैं नॉर्म ऑफ v की बात करूं तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। हम यहाँ पर पैरेललोग्राम ला लगाएंगे, जो मैंने आपको लास्ट बताया था वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास u प्लस में v का नॉर्म का होल स्क्वायर प्लस में होता है u माइनस में v के नॉर्म का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 इंटू में u के नॉर्म का स्क्वायर प्लस में v के नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर u प्लस v का नॉर्म हमें दे रखा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में नॉर्म ऑफ u माइनस में v का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर देखो 2, u का नॉर्म आपके पास 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ओवरऑल आपका यहाँ पर जो है वो अंदर 2 बनेगा, बाहर 2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो ओवरऑल आपका यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर u माइनस में v के नॉर्म का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब u माइनस में v के नॉर्म की जो वैल्यू है वो आपके पास √3 आ जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये आपका पैरेललोग्राम लॉ होता है, आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है, आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर 65 में क्या दे रखा है, u हमें दे रखा है 10 आयोटा, v हमें दे रखा है 201 प्लस आयोटा, देन u v का इनर प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो मैंने जब आपको फर्स्ट जब इनर प्रोडक्ट स्पेस में इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन करवाई थी उसमें आपके पास फर्स्ट कंडीशन जो होती थी वो आपकी यहाँ पर लगेगी। और क्योंकि नंबर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं तो मतलब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जब आपके पास u माइनस v का जो इनर प्रोडक्ट है वो v माइनस में u का यहाँ पर इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट लग जाता है। इस तरीके से ये वर्क कैसे करता है, जैसे मैं यहाँ पर u v का इनर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ u और v के इनर प्रोडक्ट की, तो ये u डॉट v बार यहाँ पर लग जाता है, जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस पर कॉन्जुगेट आ जाता है। तो यहाँ पर हमें u वेक्टर ये दे रखा है, तो जब मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करवाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखो u मेरे पास ये है और v ये है, तो मतलब यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, यानी कि 1.2 यहाँ पर ये बार आएगा, फिर प्लस में 0 की मल्टीप्लीकेशन 0 बार आएगा, वैसे रियल नंबर है तो बार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में यहाँ पर आयोटा एज इट इज आएगा, सेकंड पर जो है वो बार आएगा तो 1 प्लस में आयोटा इस पर बार लग जाएगा। अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में बार किस तरीके से चेंज होता है, तो यहाँ पर 1.2 आपके पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पर आयोटा और ये बन जाएगा 1 माइनस में आयोटा। तो यहाँ पर देखो 2 बनेगा और यहाँ पर ये प्लस में आयोटा बनेगा, यहाँ पर माइनस में आयोटा स्क्वायर बनेगा, मल्टीप्लीकेशन जब हम यहाँ पर करवाएंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब आपको पता है यहाँ पर आयोटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है -1, क्या होती है, -1 होती है। तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर 2 प्लस में आयोटा और माइनस में यहाँ पर जो है वो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 प्लस में आयोटा आएगा, 3 प्लस में आयोटा आएगा। कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा, तो आपका यहाँ पर आंसर यही आएगा, यहाँ पर 3 प्लस में आयोटा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इनर प्रोडक्ट अगर दे रखा हो तो आपको इस तरीके से ये इनर प्रोडक्ट स्पेस आपको निकालना है।
जब आपको u और v दो वेक्टर दे रखे हैं तो फर्स्ट के साथ एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन होती है, सेकंड पे बाहर आ जाता है, जीरो का जीरो के साथ, और यहाँ पर 1 प्लस आयोटा जो है वो इसका आयोटा के साथ होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 66 में हमें क्या दे रखा है कि लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डिमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। देन वही हमें यहाँ पर W यहाँ पर जो आपको दे रखा है ये कॉम्प्लीमेंट स्पेस दे रखा है, तो डिमेंशन ऑफ हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट स्पेस की डिमेंशन हमें निकालनी है, तो ये मैंने आपको करवा दिया था। ये आपका डिमेंशन ऑफ V माइनस में डिमेंशन ऑफ W होता है। उसके बाद यहाँ पर 67 देखिए, इसमें हमसे पूछ रखा है कि लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डिमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि ये आपके पास W जो है वो एक फाइनाइट डिमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस का सबस्पेस है। देन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, देन हमें यहाँ पर बताना है कि डिमेंशन ऑफ W यहाँ पर डबल कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो यहाँ पर ये डिमेंशन ऑफ W के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर W का डबल यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये W के ही इक्वल आ जाता है, तो ये आपका डिमेंशन ऑफ W के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट में हमसे क्या पूछ रखा है कि लेट VF बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन X इन विच एन इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय। हमें इनर प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन करके दे रखा है, fx और gx फंक्शन हमें दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी वीडियो में करवाया था, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या डिफाइन करके दे रखा है इनर प्रोडक्ट इस तरीके से, fx और gx हमें दे रखा है 0 और 1, मतलब आपको यहीं पर वैल्यू पुट करनी है और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1, आपके पास यहाँ पर fx की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है, ये मैंने रखी। फिर gx की वैल्यू हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 dx, बस इसी को सॉल्व करना है। तो पहले अंदर मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, x क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा, फिर प्लस में 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन 2x स्क्वायर होगा, माइनस में 4x होगा, और फिर माइनस में यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। और बाहर जो है वो आपका dx चल रहा है। अब देखिए 0 to 1 एक्स क्यूब के एक ही टर्म है तो एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 7x बनेगा, माइनस का 6, और बाहर आपका dx चल रहा है। इंटीग्रेशन करोगे एक्स क्यूब का x की पावर 4 अपॉन में 4 बनेगा, माइनस में 7x स्क्वायर बाई 2 बनेगा, और माइनस में यहाँ पर 6x हो जाएगा, और आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर लग जाएगी। अपर लिमिट पुट करो, तो जब हम यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस में 7/2 हो जाएगा, माइनस में 6, और 0 पुट करेंगे, ओवरऑल आपका यहाँ पर 0 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 4 को जब हम एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 14 बनेगा, और फिर माइनस का यहाँ पर 24 बनेगा, डिवाइडेड बाय में 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल यहाँ पर 4 और 4 8 और 3 38 बनेगा, माइनस का बनेगा 38, 1 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 37 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बाकी यहाँ पर प्रैक्टिस भी इसमें क्या ही करनी है, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट जो है ये आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और लीनियर अलजेब्रा में भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक जो थी उसमें भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस विद बेसिस, हमें यहाँ पर xn जो ये बेसिस दे रखा है, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है, यानी कि बेसिस आपके पास यहाँ पर क्या है x1 x2 इस तरीके से xn तक ये वेरी करेगा, ठीक है। देन हमें यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम v टू v, हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, डिफाइन इस तरीके से करके दे रखा है कि t ऑफ यहाँ पर क्या होगा, xn जो है वो आपका xn+1 होगा, जहां पर n की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू में 1 है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें बताना है कि ये ऑन टू बनेगा या फिर आपका 1 1 है या फिर दोनों बनेंगे। तो देखें यहाँ पर जो है वो अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो मान लीजिए यहाँ पर ये मेरे पास v वेक्टर स्पेस है और ये v वेक्टर स्पेस है, यहाँ पर t ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। तो जब मैं यहाँ पर t ऑफ x1 यहाँ पर लूंगी, ठीक है, x1 यहाँ पर लूंगी, तो जब मैं 1 पुट करूंगी तो यहाँ पर x2 आएगा, यानी कि एलिमेंट सेम पर है तो x1 x2 से लेकर xn तक है, यहाँ पर भी x1 x2 से लेकर xn तक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं x1 कर रही हूँ तो x2 पर इमेज जाएगी, 2 कर रही हूँ तो 3 पे जाएगी, 3 करूंगी तो 4, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो डोमेन है इसको हर एक एलिमेंट को अपनी इमेज यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो ये आपका कोड डोमेन है इस हर एक एलिमेंट की, अब यहाँ पर यही देख सकते हैं x1 यहाँ पर जो है वो छूट जाएगा, क्योंकि x1 को इमेज प्री इमेज मिलने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर x0 होना चाहिए, लेकिन वो आपके पास नहीं है।
ठीक है, तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको पूरी इमेज नहीं मिलेगी, तो ये आपका 1-1 तो बन जाएगा। ठीक है, 1-1 तो ये आपका बन जाएगा, लेकिन ये आपका ऑन टू नहीं बनेगा। ठीक है, ऑन टू जो है वो आपका ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि टी इज 1-1। ठीक है, टी जो है वो आपका क्या होगा, 1-1 होगा, ये ऑन टू नहीं बनेगा, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है? तो ये आपका आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको जो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो वीडियो लेके आऊंगी वो मैं ओडी यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो लेके आऊंगी। अब आपको नेक्स्ट 2 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है ओडी। साथ में आपको 11th 12th का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर है ये भी आपको साथ में करना है। दोनों मैं आपको एक साथ करवाऊंगी और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो 2 दिन के बाद आपके लिए अपलोड कर दूंगी, लेकिन 2 दिन में आपको यहाँ पर इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।